नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 3 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 3 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा 23.9% का संकुचन। तो जी हाँ दोस्तों, 2020-21 के पहले तिमाही में जो भारत की जीडीपी है वो 23.9% श्रिंक हो चुकी है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुमान जारी किए गए हैं। एनओसो ने स्थिर 2011-12 और वर्तमान दोनों मूल्यों में जीडीपी के अनुमान जारी किए हैं। जारी किए गए ताजा अनुमान के अनुसार Q1 में स्थिर 2011-12 मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2019 से 20 के Q1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6% का संकुचन दिख रहा है, जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1% की वृद्धि भी इसमें दर्ज की गई थी दोस्तों। तो भारत की जीडीपी में अभी 23.6% की गिरावट आई है। अगला करंट अफेयर है, AFHQ-CS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है दोस्तों। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सेखेतकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। समिति के 2 अन्य सदस्य हैं AFHQ कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास इसके जो 2 अन्य सदस्य हैं। समिति रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाएगी। बात करें इस 3 सदस्यीय समिति की, तो 3 सदस्यीय समिति एक अध्ययन करेगी जो सिविल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में ऐसी नियुक्तियों का पता लगाएगी जिसमें विशेषज्ञों की समिति द्वारा रिपोर्ट में मान्यता प्राप्त AFHQ CS अधिकारियों के डोमेन के तहत उनके लंबे कार्यकालों और विशेषज्ञता के कारण कमी आ सकती है। इसके अलावा यह अध्ययन के लिए विभिन्न शाखाओं सेवा मुख्यालय के निदेशकों के साथ साथ ISO से भी बातचीत करेगा। समिति के नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय जो समिति है वो गठित करने की घोषणा किसने की है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। और ये हैं दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है दोस्तों। तो जापान सरकार द्वारा भारत को 50 बिलियन जापानी येन यानी कि 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ODA ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। ODA ऋण कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, साथ ही भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन में भी सुधार करना है। इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए
चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए 1 बिलियन जापानी येन लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया गया है दोस्तों। तो भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण किसने प्रदान किया है? जापान ने। तो ये रहा दोस्तों मैप में जापान। बात करें जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया और तथा रूस हैं। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों सूर्योदय। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो हैं। बौद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म है और जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी हैं और यहाँ की राजभाषा दोस्तों जापानी है। जापान की जो राजधानी और सबसे बड़ा नगर है दोस्तों वो है टोक्यो और वहाँ की राजभाषा है जापानी और वहाँ के निवासियों को बोला जाता है जापानी। और वहाँ की जो सरकार है दोस्तों उसका प्रकार है संसदीय प्रणाली एवं संवैधानिक राजतंत्र सरकार और वर्तमान में वहाँ के सम्राट हैं नारू हितो और जापान की मुद्रा है येन। और अभी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था दोस्तों कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते अपने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है CFI 2021 में करेगा पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए होगी। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी और इसमें देश भर के साइकिल के उत्साही प्रसिद्ध एथलीटों और व्यवसायों का एक अनूठा संगम मिलने की उम्मीद है। साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 में साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही साइकिलिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ और प्रभावित करने वाले शामिल होंगे। साथ ही इसमें स्वदेशी और वैश्विक ब्रांड भी होंगे जो स्वास्थ्य, फिटनेस और साइकिलिंग के प्रति उत्साही लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों के आने का अनुमान है। बात करें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 1946 में और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों परमिंदर सिंह ढींडसा। कौन है दोस्तों? परमिंदर सिंह ढींडसा। नेक्स्ट करंट अफेयर है उर्वरक विभाग ने 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है दोस्तों। तो केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह पहल भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़ों के लिए शुरू की गई है। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले मंत्रालयों की निगरानी स्वच्छता अभियान की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के मदद से की जाएगी। तो उर्वरक विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का फैसला कब से कब तक किया है दोस्तों? 1 सितंबर से 15 सितंबर 2020 तक। अगला करंट अफेयर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेम प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 में मनाया गया था। अब बात करें सितंबर पोषण माह की, तो
इस पोषण माह को एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया जाएगा, जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर है, अवीक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो ये हैं दोस्तों अवीक सरकार जो बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो एमिरेट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक और एबीपी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी दोस्तों। अब बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 27 अगस्त 1947 को और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो यहाँ दोस्तों अवीक सरकार बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला करंट अफेयर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च किया वॉइस चैटबॉट लीगो। तो जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। बात करें लीगो की, तो लीगो गूगल असिस्टेंट को लीगो की कार्यक्षमता का विस्तार कंपनी की रणनीति का एक हिस्सा है जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं। ग्राहक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करके अपनी पॉलिसी नंबर या पंजीकृत फोन नंबर बोलकर तुरंत अपनी पॉलिसीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट भारतीय अंग्रेजी में उपलब्ध है और 9 भारतीय भाषाओं में समर्थित है। लॉन्च की गई सुविधा ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगी, अर्थात डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूत बनाएगी। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जनवरी 1994 को और इसका मुख्यालय है गुजरात वडोदरा में, जो इसका पंजीकृत कार्यालय है। और इसके बात करें कॉर्पोरेट कार्यालय की, तो वह है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, करण जौहर ने लिखी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल की बुक। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगरनट बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुशा की कहानी है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में अनसुटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। अब तो जी हाँ दोस्तों, करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल की बुक लिखी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है दोस्तों। तो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। उनका जन्म बर्मा, जो अब म्यांमार है, में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले 1917 में हुआ था। तो ये थी दोस्तों भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? गॉड ऑफ मदर कार्डियोलॉजी। ये आपने याद रखना है दोस्तों। तो गॉड ऑफ मदर कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता था? डॉक्टर एस पद्मावती को। तो ये थी दोस्तों 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं 3 सितंबर की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 3 सितंबर 1783 को अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों। 3 सितंबर 1791 को फ्रांस की संसद ने देश का संविधान पारित किया था। 3 सितंबर 1812 को इंग्लैंड के लंदन शहर में डब्बों में खाना भरने वाला संसार का पहला कारखाना खुला था दोस्तों। 3 सितंबर 1923 को देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था।
3 सितंबर 1950 को एमिलियो नीनो फरीना पहले F1 वर्ल्ड चैंपियन बने थे दोस्तों। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर चढ़ाई करने के 2 दिन बाद ब्रिटेन फ्रांस ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 3 सितंबर 1943 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया था। 3 सितंबर 1984 को दक्षिण फिलीपींस में एक भयानक तूफान की वजह से एक दिन में 1300 जाने गई थी दोस्तों और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हवाओं की रफ्तार इसमें 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक मापी गई थी। तो ये थी दोस्तों 3 सितंबर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात कर लेते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है। और इस प्रश्न के सही उत्तर देने वालों के नाम हैं ज्योति भट्ट, पीयूष पंत, दीनू कार्की, प्रीति नेगी और साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोग के लिए रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू के साथ हम एक वीकली करंट अफेयर्स पर एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपके कोई हमारे लिए सुझाव हो तो अपने सुझाव भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।